हेलो बच्चों, आज मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 का लेसन 6 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सबसे कीमती चीज़। तो बच्चों, सबसे कीमती चीज़ क्या होता है, आप गेस कर सकते हैं। सबसे कीमती चीज़ होता है हवा और जल। तो यहाँ जल की विशेषता बताई गई है कि जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और उसका संचय करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें जल संचय करना, पर्यावरण को संतुलित रखना और पानी के महत्व को बताया है। आइए देखते हैं कहानी में। पठन पूर्व बोध है। जल एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसके बिना प्राणी जगत का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसी अनमोल वस्तु का उपयोग बड़ी ही सावधानी से व सोच समझकर किफ़ायती ढंग से करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ी इससे वंचित न रहे। बच्चों, भावी पीढ़ी का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी। हम जो पीढ़ी आगे की आएगी, जो भविष्य में जो पीढ़ी आएगी, हमारे जो वंशज जो होंगे, उनके लिए भावी पीढ़ी होते हैं। और किफ़ायती से यानी कि उसको कंजूसी से जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका भावबोध है, पानी से बढ़कर जीवन में और कुछ कीमती नहीं है। बिल्कुल सही बच्चों, पानी से बढ़कर कुछ नहीं है। पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कहानी का ताना बाना बुना गया है। सूझबूझ एवं बुद्धि चातुर्य के माध्यम से लेखक ने जनमानस को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। अर्थात इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें पर्यावरण के महत्व को, पानी के महत्व को समझाया है, जो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। आइए कहानी पढ़ते हैं। सुजानपुर के राजा यशवंत देव का नाम भला कौन नहीं जानता। सारी पृथ्वी पर उनके यश की सुगंध फैली हुई थी। आस पड़ोस के राजा तक उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि राजा यशवंत देव उदार और बुद्धिमान थे। वे बड़े विचारशील थे, इसलिए उन्हें कभी कभी दूसरों की परीक्षा लेना भी अच्छा लगता था। एक बार यशवंत देव ने राज दरबार में पूछा, आप लोग बताएं, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। इस पर सब दरबारी एक क्षण के लिए तो मौन अर्थात चुप रह गए। किसी ने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया था। फिर सब दरबारियों ने सोचकर अलग अलग जवाब दिए। किसी ने हीरे मोतियों को सबसे मूल्यवान बताया, तो किसी ने मूंगे को। मूंगे भी एक प्रकार का कीमती सामान है। मैं जेवरात जो आदमी पहनते से हीरा रहता है, सोना चांदी, उसी तरह मूंगा भी होता है। किसी ने सोने चांदी की महिमा गाई, तो किसी ने राज सिंहासन को सबसे मूल्यवान कहा। अर्थात सभी दरबारी ने अपने अपने समझ से सब चीज को मूल्यवान बताया। राजा ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे, पर उन्हें तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली यानी संतुष्टि। इनके दरबार में कमलदास नाम का एक मंत्री था। जैसा नाम वैसा ही गुण। कई बार कमलदास ऐसी बात कहता था कि राजा यशवंत देव सोचते रह जाते थे। इस समय कमलदास चुप था। राजा यशवंत ने उससे पूछा, क्यों कमलदास, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं लगता। कमलदास बोला, महाराज, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, तो भला मेरी छोटी सी बात कहाँ टिकेगी, यही सोचकर चुप हूँ। लेकिन तुम कहो तो सही, राजा ने आग्रह किया। कमलदास एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मुझे तो लगता है इस पृथ्वी पर पानी से ज्यादा कीमती कुछ और नहीं है। आदमी किसी भी चीज के बगैर रह सकता है, मगर पानी के बगैर नहीं। उसके आगे हीरा मोती, सोना चांदी, यहाँ तक कि राज सिंहासन भी तुच्छ है, यानी बेकार है। बिल्कुल सही बात कहा बच्चों, क्योंकि सबके बिना, सोना चांदी हीरा मोती के बिना रह सकते हैं, राजपाट के बिना रह सकते हैं, मगर पानी के बिना हम नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। यह सुनकर सब दरबारी हंसने लगे। इस पर खजांची महिपाल ने कहा, महाराज, लगता है कमलदास आज कुछ सनक गया है। खजांची महंत प्रताप, खजांची जो कि उसके खजाने के देखभाल करता है, जो इंचार्ज रहता है, खजांची महंत प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, शायद कमलदास को जोड़ों की प्यास लगी होगी। कमलदास कुछ नहीं बोला, बस मन मन मुस्कुराता रहा। कुछ दिन बाद मौसम अच्छा था। कमलदास ने राजा से कहा, महाराज, क्यों न आज हम थोड़ा घूमकर आए। राजा ने सहमति जताई। उन्होंने 2 घोड़े मंगवाए,
एक पर वे खुद बैठे, दूसरे पर कमलदास। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर तक तो राजा प्रकृति का आनंद लेते रहे, फूलों और पेड़ों को देख देख कर प्रसन्न होते रहे। कमलदास से बार बार कहते, सचमुच इस जंगल का सौंदर्य कितना अद्भुत है। घना जंगल और इतनी शांत और सुगंधित हवा बह रही है कि जरा भी थकान महसूस नहीं होती। मीलों दूर तक वे उस जंगल में घोड़ा दौड़ाते रहे। राजा यशवंत देव कमलदास ने जंगल के एक से एक निराले पेड़ों और फूलों के नाम पूछ रहे थे। कमलदास रुचिपूर्वक बताता जा रहा था। राजा यशवंत को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोपहर होते होते धूप होने लगी। राजा के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। वे घोड़े से उतरे और पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले, कमलदास, कहीं पानी मिलेगा? प्यास बहुत जोरों की लगी है। कमलदास बोला, महाराज, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी देख कर आया। कहकर कमलदास चला गया और फिर घंटे भर तक उसका कुछ पता ही न चला। उधर प्यास के मारे राजा यशवंत देव की हालत खराब हो रही थी। उन्हें लगा था कि प्यास के मारे जान अब निकली। बड़ी बेचैनी से वे कमलदास के लौटने की राह देख रहे थे। सोचते थे कमलदास के घोड़े की टापों की आवाज ही सुनाई दे तो मन को कुछ राहत मिले, मगर कमलदास तो ऐसा काफूर यानी गायब हुआ कि उसका कुछ अता पता ही न था। यशवंत देव सोचने लगे कि कहीं यह इसकी कोई चाल तो नहीं, मगर वे क्या कर सकते थे। उनमें तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि घोड़े पर बैठकर वापस राजमहल पहुंच सकते। यों भी वे चलते चलते सुजानपुर से मीलों दूर आ चुके थे। यशवंत देव उसी उधेड़ बुन में थे कि तभी उन्हें खूब बड़ा सा पगड़ बांधे एक खूब बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी नजर आया। सिर पर मटकी रखे कहीं जा रहा था। यशवंत देव को कुछ उम्मीद बंधी। लगा अब शायद प्राण बच जाएंगे। वह बूढ़ा दयालु हो तो उनके लिए जरूर कुछ न कुछ करेगा, और क्या पता उसके सिर पर रखी मटकी में पानी ही हो। उन्होंने दूर से ही पुकार कर कहा, सुनिए बाबा जी, सुनिए। बूढ़े ने सुना तो पास आ गया। आंखें मिचमिचाकर यशवंत देव को देखते हुए बोला, महाराज, आप यहाँ कैसे? यशवंत ने कहना चाहा कि वे यहाँ जंगल में घूमने आए थे, साथ में कमलदास भी था। कमलदास तो पानी लेने चला गया और वे यहाँ बेहाल बैठे हैं। पर इतनी सी बात कहने के लिए भी राजा यशवंत के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह हाँफते हुए बूढ़े को अपनी बात टुकड़ों में समझाई। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो यह कहिए महाराज कि आप प्यास से बेहाल हैं। हाँ भाई हाँ, राजा ने विकल होकर कहा। क्या तुम्हारी मटकी में थोड़ा पानी होगा? क्यों नहीं महाराज, यह पानी आप पिए, इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन महाराज, यह मटकी मैं 15 मील दूर पंपा सरोवर से भरकर ला रहा हूँ। इतनी गर्मी से वहां से पैदल ही चला आ रहा हूँ। आप जरा ठहरे, यदि इस पानी का कुछ मोल दे दे तो अच्छा है। मोल? पानी का मोल? राजा ने कुछ चकित होकर कहा, ठीक है, तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। महाराज, आप अपना आधा राजपाट मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको इस मटकी का आधा पानी दे दूंगा। उस बूढ़े की बात सुनकर राजा की आंखें फैल गई, सिर चकराने लगा। बोले, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, बस आप ही नहीं समझ रहे हैं कि प्यास के मारे आपके प्राण निकल जाएंगे तो राजपाट कौन भोगेगा। ठीक है, आप आराम से विचार करते रहिए, मैं चला। लेकिन जैसे ही बूढ़ा आगे बढ़ा, राजा के भीतर खलबली और बढ़ गई। सोचने लगे, यह बूढ़ा सही कह रहा है, आज तो प्यास के कारण यही प्राण निकल जाएंगे ही। इससे तो अच्छा है कि आधा राजपाट इसे दे दूं, बाकी आधा राजपाट तो बचा रहेगा। उन्होंने बूढ़े को पुकार कर कहा, लाओ भाई, पानी पिलाओ। आज से सुजानपुर का आधा राजपाट तुम्हारा। यह राजा यशवंत देव का वचन है। बूढ़े ने पास आकर राजा यशवंत को पानी पिलाया। पानी स्वच्छ और निर्मल था। पीते ही यशवंत देव की जान में जान आई। मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे प्राण बचा लिए। अभी चलिए, मैं सुजानपुर का आधा राजपाट आपके नाम करता हूँ। हाँ, 2 क्षण प्रतीक्षा करना, शायद कमलदास भी लौटकर आता हो।
कमलदास अब नहीं आएगा राजन, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। आप व्यर्थ ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? राजा ने हैरानी से पूछा। पर इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाए, बूढ़े ने अपने सिर से भारी भरकम पगड़ उतारी। लंबी सफेद दाढ़ी उसके हाथों में थी। सामने कमलदास खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा चौंक कर बोले, अरे कमलदास तुम? कमलदास मुस्कुराकर बोला, महाराज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोना चांदी हीरा मोती और राज सिंहासन से भी बढ़कर कीमती चीज क्या है। राजा यशवंत देव हंस पड़े, बोले, कमलदास तुम वाकई कमाल के आदमी हो। मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जीवन में हमेशा याद रहेगा। कमलदास ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ महाराज, जो आधा राजपाट आपने मुझे दिया था वह अब मैं आपको ही लौटाता हूँ। बस यह निवेदन है कि धन से प्रजा के लिए अधिक से अधिक स्वच्छ जल के सरोवर बनवाए जाए, ताकि राज्य में जल का कोई संकट न रहे। यशवंत देव ने लौटकर कमलदास के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। प्रजा को जंगल का सारा किस्सा कह सुनाया। अपना कीमती हीरे का हार उतारकर कमलदास के गले में डाल दिया और घोषणा की, आज से राज्य में नए नए तालाब खुदवाए जाएंगे। अब से प्रजा के लिए स्वच्छ जल के प्रबंध का कार्यभार कमलदास का होगा। बच्चों, तो आपने देखा कि जल का महत्व कैसे समझाया गया। इसके लेखक हैं प्रकाश मनु। उन्होंने बड़ी सुंदर से कहानी के माध्यम से जल के महत्व को बताया है कि आदमी राजपाट धन दौलत के बिना तो रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप लोग जल का सदुपयोग करें, उसे बर्बाद न करें और न ही गंदा करें जल को। जल प्रदूषण से बचें। चलिए, अब इसका अगले वीडियो में क्वेश्चन से करूंगी। आप इसको लिख करके, शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे। धन्यवाद।